सेल के पास तीन चीज होती हैं। एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन भी। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस। और ये जो तीन मैंने आपको पार्ट्स बताए, ये लगभग जितने भी सेल आप उठाओगे उन सेल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसके हर सेल में हमको ये तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। अब इनका ऑर्गेनाइजेशन सेल में होता कैसे है? मान लो अगर मेरे पास ये सेल है, तो ये जो सेल की आउटर बाउंड्री आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में उसकी क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर कह सकते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है पूरे में। इस जेली लाइक फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस जेली लाइक फ्लूइड के अंदर लगभग बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। तो जो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, उनका ऑर्गेनाइजेशन सेल में कैसे होता है? इस तरीके से। और ये ऑल टुगेदर क्या बना रहे हैं? सेल। आया बात समझ या नहीं आया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल, the fluid jelly like fluid filled as called cytoplasm, and just mid of the center, जरूरी नहीं कि हर बार मिड में मिले, इधर उधर भी हो सकता है थोड़ा स्लाइटली, तो ये पोर्शन क्या कहलाता है? इसका न्यूक्लियस। और ये क्या है इसके लिए? सेल ऑर्गेनल। आ गया बात समझ? अब हम बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर प्रेजेंट कैसे होते हैं। मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये जेली लाइक क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। अब इस जेली लाइक फ्लूइड के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरीके। जैसे कि आप ये समझ लो कि आप जैसे बटन लगाते हो शर्ट में तो उसको एम्बेड करते हो उसके ऊपर, वैसे ही एम्बेडेड है। या ऐसा समझ लो कि जैसे केक या उसके ऊपर गार्निशिंग को लगाया जाता है, वैसे ही ये केक उसके लिए क्या है? जेली लाइक फ्लूइड साइटोप्लाज्म है, और उसके ऊपर कौन बैठे हैं? ऑर्गेनल्स बैठे हैं। तो ये जो हैं ये होते हैं क्या? सेल ऑर्गेनल्स। और जो जेली लाइक फ्लूइड है वो अगेन क्या है यहाँ पर? साइटोप्लाज्म। और जो आउटर बाउंड्री है वो एक्चुअल में क्या है सेल की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। और इन्हीं सेल ऑर्गेनल में से एक सेल ऑर्गेनल कौन होता है? न्यूक्लियस। नहीं, और सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या है? सेल के फंक्शंस कराना, जिससे सेल क्या रहे? जिंदा रहे। और सेल जिंदा रहेगा तो जो लिविंग बीइंग है वो भी क्या रहेगा? लिविंग रहेगा। कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो इस चैप्टर में हम एक एक करके क्या पढ़ने वाले हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जो और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, उन सबको एक एक करके चैप्टर के अंदर पूरा स्टडी करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? ये तो देखकर मुझे पता चल गया है कि सेल को चारों तरफ से उसने क्या कर रखा है? घेर रखा है, यानी कि आउटर कवरिंग है किसकी? सेल की। जैसे इस रूम की एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये वॉल्स क्या हैं? इस रूम की मेम्ब्रेन है, यानी कि इस रूम को इस वॉल्स ने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। लेकिन वॉल और इसके अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अब मुझे एक बार बताओ, क्या वॉल से कोई भी पर्सन यहां से वहां जा सकता है या वहां से यहां आ सकता है? नहीं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस सेल से बाहर जा सकते हैं और बाहर से अंदर आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल मेम्ब्रेन इस वॉल की तरह तो नहीं है सॉलिड, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा चीज है प्रेजेंट जिसकी वजह से सब्सटेंसेस इस मेम्ब्रेन के बाहर जा सकते हैं और बाहर से अंदर आ सकते हैं। तो यानी कि अगर ये सेल मैंने बनाया और सेल की ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से सब्सटेंसेस अंदर मूव कर सकते हैं और ऐसे ही अंदर से बाहर सब्सटेंसेस जा सकते हैं।
अब ये जो सब्सटेंसेस का इन और आउट मूवमेंट हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि जिसका मन आया वो अंदर आ गया, जिसका मन आया वो बाहर चला गया। इसके लिए भी क्या है कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस, इनमें से कुछ ही सब्सटेंसेस ये पर्टिकुलर मेम्ब्रेन अलाउ करेगी अंदर आने के लिए, सबको अलाउ नहीं करेगी। जिन सब्सटेंसेस को ये चाहती है कि सेल के अंदर जाए, केवल वही कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर। सेम मैनर में जिन सब्सटेंसेस को चाहते हैं कि आप बाहर ले जाना चाहते हो, तो जिसको ये मेम्ब्रेन अलाउ करेगी केवल वही बाहर जाएगा, हर कोई बाहर नहीं जाएगा। इसको प्रैक्टिकली ये सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर गेट के ऊपर गार्ड बिठा दूं, तो इस रूम में कौन एंटर करेगा, जिसको वो गार्ड चाहता है एंटर कराना। अगर वो गार्ड नहीं होगा तो इसका मतलब इस रूम के अंदर कोई भी एंटर कर सकता है। तो सेम मैनर में ये सेल मेम्ब्रेन भी काम करती है, ये इस तरीके से सब्सटेंसेस को एंटर कराती है जो कि सेल को जरूरत है, या जिसकी परमिशन कौन देती है, सेल मेम्ब्रेन देती है। हर कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसी वजह से इस सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को परमिट करना अपनी अंदर से गो थ्रू हो जाने के लिए। अब जैसे ये वॉल मेम्ब्रेन तो नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से मुझे बता रही है कैसे मेम्ब्रेन होगी। अब ये मेम्ब्रेन क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इसके गो थ्रू जा नहीं सकता हूँ, ठीक है। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से कि ये चीजों को क्या कर रही है, परमिशन दे रही है जाने की, लेकिन हर किसी को परमिशन नहीं देगी, इसलिए इसके साथ क्या वर्ड लगा दिया, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब बात आती है कि जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है सेल के अंदर से सेल के बाहर, और सेल के बाहर से सेल के अंदर, ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? अब मुझे एक बार बताओ कि बाहर से कौन से सब्सटेंसेस अंदर मूव करेंगे, जिसकी सेल को जरूरत होगी या जिसकी सेल को जरूरत नहीं होगी? जिसकी जरूरत होगी। इसका मतलब उसको जरूरत किसकी होती है, मेनली ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की होती है, जैसे कि आप ग्लूकोज कह सकते हो, और भी सब्सटेंसेस। तो ये सब्सटेंसेस कहाँ मूव करेंगे, सेल के अंदर, और किसके थ्रू जाएंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको परमिशन देगी सेल के अंदर आने की। अब मुझे बताओ, सेल से बाहर कौन जाएगा? जिसकी सेल को जरूरत है वो सेल से बाहर जाएगा, या जिसकी जरूरत नहीं है वो बाहर जाएगा? तो जरूरत किसकी नहीं होगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। और जब हम सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है सेल के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सेल से क्या करेगा, बाहर जाएगा। आगे बात समझ या नहीं? और इसकी परमिशन कौन देने वाला है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देने वाली है। कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो अब आपको लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से सेल से अंदर एंटर कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो परमिशन देगा ही नहीं, उसकी केवल आउटगोइंग की परमिशन है, इनकमिंग की परमिशन नहीं है। क्या आपको लगता है जो अंदर ऑक्सीजन आई होगी उसे ये बाहर जाने देगा? नहीं, क्योंकि ये परमिशन देने के लिए कौन बैठा है, ये मेम्ब्रेन बैठी है। अगर ये मेम्ब्रेन ऐसी परमिशन नहीं देती, तो जो सब्सटेंस चाहता वो अंदर से बाहर जा सकता था, जो चाहता वो बाहर से अंदर आ सकता था। समझ आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? अब बात आती है कि ये जो मेम्ब्रेन के गो थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल्स का, यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर जाना या अंदर से बाहर आना, ये कैसे हैपन होता है? यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि भैया परमिशन कौन देना है, मेम्ब्रेन, लेकिन मूवमेंट तो वो नहीं करवा रहा है ना भाई। वो तो केवल क्या है, वो तो ये कह रहा है कि अगर तुम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जा कैसे रहे हो तुम? तो अब इस मूवमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। अब जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, तो उसी को हम प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। अब हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन के मूवमेंट का क्या मतलब होता है? मान लो कि हाई कंसंट्रेशन ये हुआ जहां पे किसी पर्टिकुलर चीज की ज्यादा क्वांटिटी है। लो कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि जहां पर किसी चीज की कम क्वांटिटी है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर कम क्वांटिटी है वहां पर वो चीज रिक्वायर्ड है, तो इसलिए वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ से कहां मूव करेगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ तक मूव करेगी। तो इसी मेथड के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो ऑक्सीजन होती है ये सेल के इन एंड आउट मूव करती हैं। यानी कि मान लो ये सेल है और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो कैसा है, हाई है। जो सेल के बाहर है वहां कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, मूव करेगी। लेकिन अगर ये रिवर्स कर दूं मैं, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अंदर लो है और बाहर हाई है, तो एक्चुअल में मूवमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसे। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसको परमिट नहीं करेगी। तो इसका मतलब केवल एक ही तरीके से ये मूवमेंट होगा, वो ऐसे होगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी, किसी भी पर्टिकुलर चीज की अगर एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा हो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो कहां मूव करेगी, जहां क्वांटिटी कम होगी, जिसको हम बोलते हैं लो कंसंट्रेशन। इसको कंसंट्रेशन वर्ड को ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो अगर एक गिलास आपने दिया है, एक गिलास में आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई, तो मीठा कितना है, और अगर 2 चम्मच चीनी मिला दी तो मीठा कितना है, कब मीठा ज्यादा मिलेगा, जब 2 चम्मच मिलाओगे। तो शुगर का कंसंट्रेशन कब ज्यादा हुआ, जब आपने 2 चम्मच चीनी मिलाई। तो कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि एक गिवन सोल्यूशन के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज की कितनी क्वांटिटी है। एक गिलास में 2 चीनी ज्यादा माना जाएगा कि एक गिलास में 1 चीनी ज्यादा माना जाएगा, एक गिलास में 2 चीनी ज्यादा माना जाएगा। तो सेम वे में जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो इस टाइम पे हाई कंसंट्रेशन यहाँ है, लो कंसंट्रेशन यहाँ है, और डिफ्यूजन की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी। जब ऐसा केस है तो मूव इसे बाहर से अंदर करना चाहिए, लेकिन कौन रोकेगा इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बात समझ गया, नहीं कोई डाउट। सेम मैनर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। मान लीजिए ये सेल है, सेल के बाहर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और जो सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, लो है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा मूवमेंट होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको परमिट करेगी या नहीं करेगी, करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का अंदर मूवमेंट तो अलाउड है। तो इसका मतलब ये तो हो गया। और ये कौन से मेथड के थ्रू हुआ, अगेन डिफ्यूजन। अब इसके बाद अगर यही सेल ले लिया, मान लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अंदर हाई है और बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है, तो मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। लेकिन क्या होने देगा ये मूवमेंट, नहीं। कौन रोकेगा इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोकेगी। आगे बात समझ गया, नहीं। तो डिफ्यूजन इज अ ट्रांसपोर्टेशन मेथड जिसके अंदर सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। अब बात आती है एक और मेथड की, जिसमें अब ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस एक्चुअल में डिफ्यूजन का ही क्या है, पार्ट है। यानी कि जो डिफ्यूजन है वही ऑस्मोसिस है, लेकिन ऑस्मोसिस एक स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्यों। यहां पर तो आपने देखा गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन क्या केवल गैसेस ही रिक्वायर्ड है सेल को, या केवल गैसेस ही बाहर जाएंगी सेल से और गैसेस ही अंदर आएंगी सेल के अंदर, ऐसा तो नहीं है। और भी कंपोनेंट जो है सेल को रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है जब वो किसमें सॉल्यूबल हो जाते हैं, वाटर में। अब जब वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं तो एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, वाटर का होगा। वाटर के साथ वो सब्सटेंसेस भी मूव करेंगे जो वाटर के अंदर क्या है, सॉल्यूबल है। अब ये मूव कैसे करेंगे, कि मान लो ये मेरा पास सेल है। अब सेल में अगर वाटर कंसंट्रेशन मान लो सेल के बाहर हाई है, तो वाटर कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब क्या हो गया, कि जो पानी की क्वांटिटी है वो कैसी है, ज्यादा है। और अंदर मान लो कैसी है, वाटर कंसंट्रेशन लो है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कि जो वाटर है वो कहां से मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ।
और ये जो मूवमेंट है ये इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, वाटर के ऑस्मोसिस। यानी कि ये स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन पर्टिकुलरली सेल के अंदर किसको टेक क्या कर रहा था, गैसेस को। और जैसे ही वाटर की एंट्री हुई, यानी कि वाटर के मूवमेंट की एंट्री हुई, और वाटर का जब हम मूवमेंट कहते हैं तो केवल वाटर ही मूव नहीं करता, वाटर के साथ उसके साथ सोल्यूबल कंपोनेंट्स में मूव कर सकते हैं, जिसको परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, दोनों ही केसेस में वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। अब सेल के अंदर होने का मतलब क्या है, इस तरीके से, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करा, तो जो वाटर था वो बाहर से किधर मूव कर गया, अंदर मूव कर दिया। तो इस केस में जो सेल है, सेल ने वाटर को क्या करा है, गेन करा है। जब सेल वाटर को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा या नहीं फूल जाएगा। तो यानी कि जो सेल है वो इस केस में क्या करेगा, स्वेल करेगा। आगे बात समझ। और जो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर में का, और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसे केस में जो वाटर का मूवमेंट है वो बाहर से किधर होगा, सेल के अंदर होगा। और सेल इस वजह से वाटर को क्या करेगा, गेन करेगा, और सेल अपने आप को क्या कर लेगा, स्वेल कर लेगा। अब इसको और थोड़ा डीपली समझते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये हो किस तरीके से रहा है। जो ये मूवमेंट है वाटर का, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सेल के अंदर से बाहर जाना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और ये किसका केस कहलाता है, डिफ्यूजन का ही केस कहलाता है, लेकिन नाम क्या रख दिया हमने इसका, ऑस्मोसिस। तो ये रहा मेरा वो सेल, ये हो गया सेल के बाहर का एनवायरनमेंट जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और अंदर क्या हो गया, लो। तो वाटर कैसे मूव कर रहा है, यहां से यहां। अब केवल वाटर यहां से यहां मूव नहीं करेगा, वाटर अंदर से बाहर भी मूव करेगा। लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर बाहर से अंदर मूव करेगा और जो अमाउंट ऑफ वाटर अंदर से बाहर मूव करेगा, इसके अंदर डिफरेंस होगा। बाहर से ज्यादा पानी अंदर जाएगा, अंदर से कम पानी बाहर आएगा। तो ऐसे केस में अल्टीमेटली क्या होगा, सेल गेन करेगा वाटर या नहीं करेगा। भाई मान लो बाहर से अंदर पानी ज्यादा आ रहा है, अंदर से पानी कम जा रहा है, तो इसका मतलब नेट सेल क्या कर रहा है, वाटर गेन ही कर रहा है। अगर वो बाहर से जितना पानी आ रहा होता उतना ही अंदर से बाहर भेज रहा होता तो क्या हो जाता, भाई सेम बात है, यानी कि जितना पानी गेन करा उतना ही लॉस कर रहा है। तो ऐसे में तो सेल वाटर गेन नहीं करता। और मान लो अगर बाहर से पानी जितना आ रहा है और अंदर से उससे ज्यादा जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या वाटर गेन करेगा या वाटर लॉस करेगा, वाटर लॉस करेगा। आगे बात समझ। तो यहाँ पर जब सेल के अंदर इस तरीके का केस होता है तो केवल वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर नहीं हो रहा है, अंदर से बाहर भी हो रहा है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है, अमाउंट में। amount of water that will move from outer environment towards the cell will be more than the amount of water that is going to move from inside the cell towards the outside the cell। कोई डाउट इस चीज के अंदर। और ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और ऐसे केस के अंदर जो सेल होता है वो क्या करता है, वाटर गेन करता है। अब हम दूसरा वो ले लेते हैं एग्जांपल, दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन अंदर है और जो वाटर कंसंट्रेशन बाहर है, तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, जो दोनों के कंसंट्रेशन है मान लो वो सेम है, तब हम बता पाएंगे कि ऐसे केस में क्या होगा। क्या लगता है कि क्या वाटर का मूवमेंट होगा बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप बैकएंड पे जाओगे तो क्या होगा कि जो मूवमेंट है वाटर का वो यहां से यहां भी मूव करेगा और वाटर मूवमेंट यहां से यहां भी होगा। लेकिन जो अमाउंट यहां मूव करेगा और जो अमाउंट यहां मूव करेगा, ये दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे।
यानी कि वाटर के अंदर जितना पानी आ रहा है वाटर उतना ही पानी सेल से बाहर जा भी रहा है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक सोल्यूशन। और ऐसे केस में आपको लगता है क्या सेल पानी गेन करेगा? क्या लगता है नेट सेल पानी लॉस करेगा? नहीं, जैसा था वैसे ही रहेगा, यानी कि ना वो पानी गेन करने वाला है नेट और ना ही वो लॉस करने वाला है, दोनों ही केसेस नहीं होने वाले। तो जो सेल जिस साइज का था उसी साइज का रहेगा। आइए बात समझ गया नहीं? कोई डाउट इस चीज के अंदर? अब तीसरा केस हम ले लेते हैं। मान लीजिए यही हमारा सेल है, वाटर कंसंट्रेशन अंदर लो है और बाहर वाटर कंसंट्रेशन हाई है। तो ये तो हम पढ़ चुके। अब इसका उल्टा वाला केस ले लेते हैं। मान लीजिए वाटर कंसंट्रेशन अंदर हाई है और बाहर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो ऐसे केस में क्या लगता है वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, अंदर से बाहर कि बाहर से अंदर? अंदर से बाहर, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे केस में क्या लगता है वाटर पानी गेन करेगा, वो सॉरी सेल वाटर को गेन करेगा कि वाटर को लूज करेगा? वाटर को लूज करेगा। और ऐसे केस में क्या लगता है सेल अपने आप को स्वेल करेगा कि श्रिंक करेगा? श्रिंक करेगा। अब बात आती है कि इसके बैकएंड की, बैकएंड पे क्या हो रहा है? तो बैकएंड पे जो वाटर मूवमेंट है वो दोनों तरफ हो रहा है, यानी कि बाहर से अंदर भी हो रहा है और अंदर से बाहर भी हो रहा है। लेकिन जो अमाउंट बाहर से अंदर जा रहा है और जो अमाउंट वाटर का अंदर से बाहर आ रहा है, किसका अमाउंट ज्यादा होगा? अंदर से बाहर जाने वाले का। जिसकी वजह से जब आप नेट सेल को देखोगे तो नेट वाटर मूवमेंट ज्यादा कहाँ हो रहा होगा, अंदर से बाहर। इस वजह से वाटर क्या कर रहा है, सेल लूज कर रहा है और अल्टीमेटली सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आया बात समझ या नहीं? कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो ये तीनों ही केसेस किसके थे, ऑस्मोसिस के। और ऑस्मोसिस एक्चुअल में होता क्या है, डिफ्यूजन ही होता है। लेकिन इस डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस क्यों बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है। अगर वाटर का मूवमेंट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता, तो उसके लिए हम ऑस्मोसिस वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे आप किशमिश को पानी में डालो तो किशमिश क्या करती है, वाटर गेन करके फूल जाएगी। अब वो वाटर गेन करके क्यों फूल जाती है? भाई मान लो कि ये रेजिन है मेरे पास। अब रेजिन कैसी होती है, मीठी होती है या नहीं होती है? तो मीठी अगर होगी तो वाटर का कंसंट्रेशन वहां पर क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू बाहर। बाहर अगर नॉर्मल वाटर रखोगे तो उसका वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और पानी नॉर्मल रखा है, मीठा नहीं रखा है आपने। अंदर पानी के अंदर क्या घुली हुई है, चीनी। बाहर तो पानी क्या है, प्लेन है। तो इस वजह से वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा हुआ, बाहर हुआ। तो जब आप किशमिश को पानी में डालते हो तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ। और इस वजह से चीनी जो किशमिश है वो क्या कर लेगी, वाटर को गेन करके अपने आप को क्या कर लेगी, स्वेल कर लेगी। तो ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो आगे बात समझ या नहीं आया? तो क्या ऑस्मोसिस के अंदर केवल एक ही तरफ मूवमेंट होता है या दोनों तरफ मूवमेंट होता है? दोनों तरफ मूवमेंट होता है। डिफरेंस कहाँ आता है, अमाउंट के ऊपर। अमाउंट कहाँ ज्यादा मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और कम मूव करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। आ गया समझ या नहीं? जहां पर ये जो पर्टिकुलर वाटर का ट्रांसफर हो रहा था अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, किसी भी केस में ये कब तक होगा, जब तक कि कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। यानी कि ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है बाहर से अंदर ज्यादा आने का और अंदर से बाहर कम जाने का, कब तक अकर होता रहेगा, जब तक कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। और जैसे ही कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा वैसे ही वो क्या करने लगेगा, कुछ इस तरीके से, यानी कि जितना अमाउंट अंदर आ रहा है उतना ही अमाउंट बाहर जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि अल्टीमेटली कोई भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोटोनिक में, या हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोटोनिक में। आगे बात समझ या नहीं?